नमस्कार दोस्तों। इससे पहले अपनी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि किस तरह से कुछ अंग्रेजी जो फ़िलासफ़र थे उन्होंने आईक्यू टेस्ट और उसके साथ साथ जो है कई और दूसरी तरह के शोध करके अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस को खोज के निकाला। अब दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली जो थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें जो है ये बताया गया कि 8 अलग तरह की इंटेलिजेंस होती हैं, बुद्धिमत्ताएं होती हैं और उन्हीं के बेसिस पर जो है अलग अलग फील्ड के अंदर लोग सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं और करते हैं। ये 8 कौन कौन सी होती हैं ये मैंने आपको बताया था। सबसे पहली इसमें जो होती है वो मानी जाती है कि बॉडीली जो है वो इंटेलिजेंस, काइनेटिक इंटेलिजेंस बोलते हैं। जैसे जो योगा करने वाले हैं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं या जो अपने किसी भी तरह से शरीर का इस्तेमाल करके उसका मूवमेंट करा के जो है वो किसी भी एक विशेष प्रकार की इंटेलिजेंस को क्रिएट कर लेते हैं। उसमें ऐसे लोग हो सकते हैं जो डिफेंस से जुड़े हुए हों, ऐसे लोग हो सकते हैं जो पुलिस वगैरह की सर्विस से जुड़े हुए हों, ऐसे लोग हो सकते हैं जो योग और इस तरह की एक्टिविटी से जुड़े हों, ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिम्नास्ट हों, जिम्नास्टिक्स वगैरह से जुड़े हुए हों। उसके साथ साथ जो है दूसरी जो इंटेलिजेंस मैंने बताई थी वो बताई थी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल में आप जो है वो डिटेक्ट करने की आपके अंदर एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप किसी भी चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हो, दूसरे के मूड को, दूसरे की जो इंट्यूशंस होती हैं उसको पकड़ने की एबिलिटी होती है, दूसरों को मोटिवेट करने की एबिलिटी होती है, मूड्स जो है वो पहचानने की कैपेबिलिटी होती है। उसके साथ साथ इसमें ऐसी कैपेबिलिटी भी होती है कि जिसमें व्यक्ति जो है वो रिस्पॉन्ड कर सके। आपने कुछ भी उनको कहा और वो तुरंत फट से एकदम से करेक्ट आंसर को रिस्पॉन्ड करने वाले लोगों के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं। तीसरी तरह की जो इंटेलिजेंस होती है वो होती है इंट्रापर्सनल स्किल्स। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर ऐसे लोग ज़्यादा बात करते हैं, इनर फीलिंग ज़्यादा होती है, स्पिरिचुअलिटी से भरी होंगी, वैल्यूज़, बिलीफ के ऊपर लोग ऐसी ज़्यादा बातें करते हैं, थिंकिंग पर्सन्स होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था लॉजिकल जो होती हैं, लॉजिकल मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस होती हैं, गणितीय जो लोग जो हैं इनकी गणनाओं में महारत जिनको हासिल होती है वो लोग इसमें आ सकते हैं। या जो अलग तरह के पैटर्न जो है बना सकते हैं, कोई त्रिभुज, त्रिकोण या अलग तरह के यंत्र बनाने में जिनको महारत हासिल होती है वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। चौथी जो होती है, जो पांचवी जो होती है वो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस मानी जाती है। म्यूज़िकल में ऐसा होता है कि आप ध्वनि के अलग अलग स्तरों को पहचान पाते हैं, उनके स्वरों को पहचान पाते हैं। आप किसी तरह का म्यूज़िक जो है वो कंपोज करने की एबिलिटी रखते हैं, गाना अच्छा गाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आपके अंदर वो समझ होती है म्यूज़िक को लेकर जो दूसरे आम आदमी को जो है दूर दूर तक नहीं होती है। आप मान सकते हैं कि जैसे तानसेन हुआ करते थे या उनके गुरु हुआ करते थे, वो इस तरह की इंटेलिजेंस में फॉल करते थे। उसके बाद दोस्तों नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है जिसमें वैद आ सकते हैं, जिनको अलग अलग तरह के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी होती है, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हैं चाहे वो नॉर्मल प्लांट हैं, और उनकी खूबियत के बारे में। जैसे जगदीश चंद्र बसु को आप देखेंगे तो उन्होंने प्लांट को लेकर कितनी सारी जो है ऑब्जर्वेशंस करी थी और उनको जो है सराहा भी गया था उनकी जो फाइंडिंग्स थी उसके ऊपर। तो जगदीश चंद्र जो बसु थे उनको आप मान सकते हैं कि वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति थे। फिर वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आती है। इसमें क्या है, वर्बल स्किल्स होते हैं, आपको बोलने की कला आती है। चाहे आपको आता कुछ ना हो लेकिन आपकी बोलने की कला ऐसी है कि लोग उसको सुनते रहेंगे, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आपकी बातों को। सेंसिटिविटी टू साउंड, उनको ये पता होता है कब ज़ोर से बोलना है, कब धीरे बोलना है, साउंड को कैसे मेंटेन करना है बोलते हुए में। मीनिंग एंड रिदम्स ऑफ द वर्ड, कि जो वर्ड जो बोले जाते हैं उनका मीनिंग क्या है, उनकी रिदम क्या है, उनको किस तरह से कहाँ पे यूज़ करना है, इस तरह की भी इंटेलिजेंस होती है। विजुअल स्पेटियल जो एक तरह की इंटेलिजेंस है जो सबसे लास्ट 8वीं बताई गई है, टू थिंक इन इमेज एंड पिक्चर, कि वो इमेजिन कर सकते हैं किसी भी इमेज को, किसी पिक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं और उसको एक्यूरेटली और बिल्कुल एब्स्ट्रैक्टली जो है उसको बना सकते हैं। किसी चीज़ को आप उनको एक बार को दिखा दीजिए या वो ना भी देखें तो वो किसी का भी ढांचा डिज़ाइन बना देंगे, कुछ इस तरह की संरचनाएं बना देंगे। कुछ लोग मानते हैं कि इस तरह की जो इंटेलिजेंस है वो वास्तु से भी रिलेटेड हो सकती है। जो बढ़िया वास्तुकार होते हैं, जो प्राचीन समय में हुआ करते थे, वो जो है इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। दोस्तों ये तो 8 तरह की जो
इंग्लिश फ़िलासफ़र थे, जो विदेशी फ़िलासफ़र थे, उनकी मैंने बताई है। लेकिन इसके अलावा एक और इंटेलिजेंस होती है जिसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो इन सब के ऊपर राज करती है, जिसके अंदर लीडरशिप का गुण होता है, जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है, वो भी होती है। अगर आप उसको लगा लेंगे तो ये टोटल 9 हो जाती हैं। इसी के बेस पर मैंने आपको नवरत्न की जो है वो थ्योरी बताई थी और उसमें बताया था कि किस तरह से जो है ये नवग्रहों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन दोस्तों अब आप मान के चलिए कि अगर आपका बच्चा जो है, किसी भी एक डेट को आप ले लीजिए कि उस डेट को आपका बच्चा हुआ है, तो जब आप उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करते हैं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि उस बच्चे का जन्म जो है वो हुआ है 22 फरवरी को 2001 में। तो जब आप 22 फरवरी 2001 लिखते हैं तो आप देखिए कि वहाँ पर कितने डिजिट आते हैं। वहाँ पर डिजिट आएंगे 22 फरवरी के 2, उसके बाद महीने के जो डिजिट आएंगे वो 0 और 2 आ जाएंगे। और ये क्योंकि सन चल रहा है 2022, तो अगर आप उससे कंपेयर करके देखेंगे तो पूरी शताब्दी जो है वो 20वीं शताब्दी में काउंट होती है। तो वहाँ पर जो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जा रही है उसमें 2001 लिखा जा रहा है, तो वहाँ पर फिर 2 आ रहा है, 2 0 आ रहे हैं और 1 आ रहा है। तो इस तरह की जो डेट ऑफ बर्थ होती है वहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि इस व्यक्ति के अंदर कौन सी डिजिट कितनी आ रही है। नॉर्मल जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, नॉर्मल जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, इनका टोटल निकालते हैं। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो पहली जो डेट होती है उसको टोटल करते हैं। अगर वो 22 तारीख है तो वो 2 और 2 को जोड़ देंगे और आपको 4 बताएंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो ड्राइवर है वो 4 नंबर है, मतलब केतु है, और केतु के ऊपर वो प्रिडिक्शंस करने लग जाते हैं। उसके बाद जो है आपका टोटल भाग्यांक निकाला जाता है, कंडक्टर निकाला जाता है, सारे डिजिट को टोटल कर दिया जाता है। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो 9 आता है। 9 नंबर की जो डिजिट आती है वो मंगल को रिप्रेजेंट करती है, तो वो मंगल को रिप्रेजेंट कर देंगे। वो कहेंगे आपका जो ड्राइवर है जीवन का वो आपका राहु है, और उसके बाद जो कंडक्टर है वो मंगल है। तो आपकी जीवन की जो गाड़ी है वो ये दोनों चला रहे हैं और उसी तरह से आपको परिणाम मिल रहे होंगे। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक लिमिटेड बात है, ये सिर्फ एक फिक्स बात है। अगर आप इससे भी परे होके जाएंगे तो जीवन इतना सिंपल नहीं होता है। अगर जीवन इतना सिंपल होता तो आप ये मान के चलिए कि इसी डेट में जो दूसरे बच्चे पैदा हुए हैं उनके ऊपर भी वो बातें बिल्कुल वैसी ही लागू होनी चाहिए, लेकिन वो होती नहीं है ऐसे लागू। उसका कारण होता है, उसका कारण ये होता है कि उनका जन्म समय अलग होगा। अगर उनका जन्म समय अलग ना भी हुआ, 1 ही घंटे के अंदर वो पैदा हुए हैं, तो भी उनके जन्म का जो मिनट होगा वो अलग होगा। अगर मिनट भी मिलता होगा तो जो जन्म का सेकंड होगा वो अलग होगा। अगर सेकंड भी अलग होगा तो सेकंड से भी आप जब आप समय की और नीचे जो है गणना करेंगे तो वो जो पल होगा उसमें डिफ्रेंशिएशन होगा। इसी तरह से आप समय की जितनी बारीकी में जाते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि कभी भी 2 व्यक्तियों का जन्म का समय एक नहीं हो सकता है। यही कारण था कि जो ज्योतिष प्राचीन समय में जो कुंडली बनाते थे उसमें आपके 12 घर होते थे। 12 घरों में 9 ग्रहों को प्लेस किया जाता था और उसके ऊपर एक पूरा सर्कल बना हुआ करता था जो नक्षत्रों का सर्कल हुआ करता था। और क्योंकि 27 नक्षत्र माने जाते हैं, 28वां नक्षत्र एक और माना जाता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, तो 27ओं को ही जो है वो मेन गणना में रखा जाता है। वो सर्कल जो था वो उसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता था कि आपका लॉर्ड कौन है कुंडली का, वो कहाँ प्लेस है। उसके साथ साथ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती थी कि वो किस नक्षत्र में है। जैसे नक्षत्रों की जब हम बात करते हैं तो नक्षत्र सिर्फ कुंडली में ही नहीं होते हैं दोस्तों। जो समुद्र शास्त्र जानने वाले व्यक्ति हैं वो जानते हैं कि जब आदमी पैदा होता है तो उसके शरीर पर एक बॉडी मार्क होता है, उस बॉडी मार्क को भी नक्षत्र बोला जाता है। और वो नक्षत्र जो है वो व्यक्ति के बारे में काफ़ी कुछ बताता है कि वो आपके किस अंग पर है, और वो जिस अंग पर होता है जितना बड़ा होता है, जो उसकी शेप होती है, उसके आधार पर जो है आपके पुनर्जन्म के बारे में काफ़ी गणनाएं की जा सकती हैं। और कभी भी नक्षत्र जो है वो एक तरह के नहीं हो सकते, हर व्यक्ति के शरीर पर अलग तरह का नक्षत्र होगा। और ये भी बिल्कुल सटीक बात है कि नक्षत्र होगा ही होगा, कोई ऐसा शरीर नहीं हो सकता है कि जिस पर वो नक्षत्र उपस्थित ना हो। दोस्तों देख सकते हैं आप ज्योतिष कितना जो है वो मैजिकल है, कितना जादू रखने वाली कला है। लेकिन कभी भी आप जब इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, आप नवग्रह के बारे में बात करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति
पूरी तरह से उस ग्रह की क्वालिटी को नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि जो शुरू की 9 संख्याएं हैं सिर्फ वही जो है उन 9 ग्रहों की पूर्ण पावर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती थी। लेकिन हम जब 0 से लेकर गिनती अनंत तक शुरू करते हैं, तो जब हमारी गिनती आती है 22022001 जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप उसकी गणना करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर बन जाता है ये। और इस नंबर में जो है बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, 2 कई बार रिपीट हो रहा है, 00 कई बार रिपीट हो रहा है, 1 भी आ रहा है। तो उस व्यक्ति के अंदर इन सभी नंबरों की जिसकी जितनी ज़्यादा रिपीटेशन है या जो जितनी बार कम है, उनका एक ऐसा मिक्सचर होता है कि उस आदमी की इंटेलिजेंस भी उसी मिक्सचर पे डिपेंड करती है। उसकी इंटेलिजेंस सिंपल नहीं होती, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, जिसमें 2 के ज़्यादा गुण हो सकते हैं, 1 का गुण भी हो सकता है और 0 का गुण भी हो सकता है। 0 जो है वो परब्रह्म परमेश्वर को दर्शाता है, जिसका किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, अपने आप में जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब वो किसी डिजिट के साथ जुड़ता है तो वो कई मैजिकल चीज़ों को प्रदर्शित करता है, उसकी ताकत को बढ़ा देता है, उसकी ताकत को कम करने की भी क्षमता रखता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको यही चीज़ कि आपका मूल नंबर क्या है, आपकी मूल प्रकृति क्या है, उसको जानने के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। प्राचीन समय में जो ज्योतिष थे वो सिर्फ ज्योतिष ना होकर एक ऐसी विद्या को भी जानते थे कि जिसके थ्रू वो आदमी की साइकोलॉजी और उसकी इंटेलिजेंस को भी पकड़ सकते थे। वो विद्या थी कुंडलिनी जागरण की, क्योंकि जब ज्योतिष और ऐसा जानकार विद्वान व्यक्ति कुंडलिनी साधना भी करता है तो वो अपने चक्रों को जगाने की कोशिश करता है। एक समय पे आकर उसको अपने आप ही चीज़ों का इंट्यूशंस होता है, उसको आभास होता है। तो सामने जो बैठा हुआ शरीर होता है, जो व्यक्ति होता है, उसको वो इतनी तौर पर भांप लेता है अपनी विद्या के द्वारा कि वो बता सकता है कि उसकी मूल प्रकृति क्या है, उसका मूल नेचर क्या है। वो उनके अंकों को एनालिसिस करता है, उसकी कुंडली को एनालिसिस करता है, उसके शरीर के बॉडी शेप को एनालिसिस करता है, उसके हाथ पैर की उंगलियों को एनालिसिस करता है, उनके हाथों की रेखाओं को देखता है, उसके पैरों की रेखाओं को देखता है, उसके चेहरे की बनावट को देखता है, उसके आँख, नाक, कान, मुंह, गला, उसकी बनावट को देखता है, उसकी चेस्ट, उसकी छाती की बनावट को देखता है, उसके पेट की बनावट को देखता है, उसके हाथ और पैरों की बनावट को देखता है। और उसके बेस पर वो इतनी सटीक गणना कर सकता है कि वो व्यक्ति किस फील्ड में जाकर कितनी महारत हासिल करेगा, या उस व्यक्ति का मूल प्रकृति क्या है, वो किस जगह जाकर सक्सेस हो सकता है, कौन कौन सी उसके अंदर कमियां हो सकती हैं, किन चीज़ों से उसको बचना चाहिए, किन चीज़ों के अंदर उसको और अपनी महारत को शार्प करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। इसी विलक्षण ज्ञान को जो है वो ज्योतिष ज्ञान का नाम दिया गया है। दोस्तों, ये सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से संबंधित नहीं है, ये सिर्फ आपकी कुंडली से संबंधित नहीं है, इसमें इतना कॉम्प्लेक्स साइंस जो है घुसा हुआ है कि आप जितना उसको जानेंगे उतनी ही आपकी जिज्ञासा और बढ़ती जाएगी। जितना आप उसको और अधिक जानेंगे, आपको पता चलता जाएगा कि आप जितना जानते हैं वो सिर्फ आपकी अज्ञानता को ही दर्शाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का इतना विलक्षण विज्ञान है कि आपको इतनी क्षमता प्रदान करता है कि आप सामने वाले खड़े व्यक्ति के बारे में पूरा उसका डीएनए एनालिसिस कर सकते हैं, पूरा उसके बारे में जान सकते हैं कि उसकी खाने की हैबिट कैसी होंगी, उसकी सेक्सुअल लाइफ कैसी होगी, उसकी इंटेलेक्चुअल पावर कैसी होगी, उसकी बुद्धि क्षमता कैसी होगी, उसकी शारीरिक क्षमता कैसी होगी, किन चीज़ों में उसको दिक्कत रुकावटें आ सकती हैं, किन चीज़ों में उसको महारत हासिल हो सकती है। जब आप इतनी जानकारी रखने लगते हैं तो आप एक समाज के लिए एसेट बन जाते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को ये पहचान सकते हैं कि इसको कौन सा काम दिया जाए, कहाँ पे रखा जाए, तो ये जाके समाज का उत्थान करने में जो है मदद करेगा। तो इसी विलक्षण विज्ञान को ज्योतिष का विज्ञान कहा गया है, इसीलिए जो है इसे ज्योतिष का जादू कहा गया है। दोस्तों, अगली सीरीज़ में मैं और इम्पॉर्टेंट जानकारी लेकर उपस्थित होऊंगा, आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।